इस बार बात उस तबके की जाए जो सड़क के किनारे रेहड़ी लगाकर अपना जीवन यापन करता है, जो खेती बाड़ी करके फसल उगाकर अपना जीवन यापन करता है, जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है, या फिर जो छोटी छोटी गलियों में छोटी छोटी दुकानें लगाकर अपना जीवन यापन करता है। हम ये खबर ओपीएस के विरोध में नहीं कर रहे हैं, बस एक ऐसे तबके की आवाज आपके सामने ला रहे हैं जिनकी आवाज आज तक नहीं सुनी गई, जो पूरे दिन जी तोड़ मेहनत करके शाम को 500 रुपए की दिहाड़ी इकट्ठी करता है। 60 साल की उम्र के बाद उस मजदूर का भी शरीर जवाब देता होगा। सरकार के पास उन लोगों की सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या योजना है? शायद नहीं होगी। हम पिछली खबर में भी कह चुके हैं कि ये खबरें हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम एक उम्मीद के साथ देख रहे हैं नए मुख्यमंत्री की तरफ, जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। ये शब्द मुख्यमंत्री अक्सर अपने वक्तव्य में कहा करते हैं और शुरुआत उन्होंने ओपीएस बहाली से की है। नमस्कार, मैं सुधांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं खबर नाउ। सुक्खू सरकार ने हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू कर दी है और अब हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा होगी। ओपीएस 2004 की शुरुआत में केंद्र सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी और फिर हिमाचल में ओपीएस के लिए कर्मचारियों का आंदोलन साल 2015 से चल रहा था। हमने भी इस आंदोलन को लगातार कवर किया। बीते दिनों जब हिमाचल प्रदेश की नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस की बहाली को लेकर फैसला हुआ और उसके बाद जब हमने उन कर्मचारियों के इंटरव्यू किए जिन्होंने ओपीएस के लिए आंदोलन किया था, तो हमारे दर्शकों से जो लोग कमेंट कर रहे थे उसमें ओपीएस का काफ़ी विरोध देखने को मिला। तो हमने सोचा कि पेंशन के लिए आंदोलन कर रहे कर्मचारियों की आवाज़ तो मीडिया ने हमेशा ही आप लोगों को दिखाई है। इस बार बात उस तबके की ओर की जाए जिसकी बात अभी तक नहीं दिखाई गई। इस बार बात उस तबके की जाए जिसको ओपीएस लागू होने से कोई फायदा नहीं होता। इस बार बात उस तबके की जाए जो सड़क के किनारे रेहड़ी लगाकर अपना जीवन यापन करता है, जो खेती बाड़ी करके फसल उगाकर अपना जीवन यापन करता है, जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है, या फिर जो छोटी छोटी गलियों में छोटी छोटी दुकानें लगाकर अपना जीवन यापन करता है। हिमाचल की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया कि सबसे गरीब 50% आबादी का जीएसटी में योगदान 64% है और सबसे अमीर 10% आबादी का जीएसटी में योगदान 3% है। हालांकि इसकी सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते, पर जिस सबसे गरीब 50% आबादी की यहाँ पर बात हुई है उसमें कुछ सरकारी कर्मचारी उस श्रेणी में आते होंगे और कुछ नहीं आते होंगे। लेकिन जो व्यक्ति सड़क किनारे रेहड़ी लगा रहा है, जो व्यक्ति मजदूरी कर रहा है, जो व्यक्ति मिस्त्री का काम करता है, जो व्यक्ति ढाबे में खाना बनाता है, चाय बनाता है, जो व्यक्ति छोटी सी गली में कोई छोटी सी दुकान चलाता है, जो व्यक्ति खून पसीना बहाकर अनाज उगाता है, वो ज़रूर इस श्रेणी में आता होगा। और राहुल गांधी के अनुसार जीएसटी में इस तबके का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन पेंशन केवल सरकारी कर्मचारियों को। इसी तबके में वो पढ़े लिखे लोग भी आते हैं जो इंजीनियरिंग या कोई और प्रोफेशनल कोर्स करके निजी क्षेत्रों में काम करते हैं, जो रोज 9 घंटे काम करते हैं, जो सरकारी अध्यापकों के बराबर पढ़ाई करके निजी स्कूलों में 5 से 10 हज़ार की तनख्वाह में पढ़ाते हैं, जो अलग अलग निजी कंपनियों में अपने सेवाएं दे रहे हैं, पर उनकी तनख्वाह एक सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह के आधे के बराबर भी नहीं होती। हम ये खबर ओपीएस के विरोध में नहीं कर रहे हैं, बस एक ऐसे तबके की आवाज आपके सामने ला रहे हैं जिनकी आवाज आज तक नहीं सुनी गई। अगर आम बोलचाल की भाषा में बात की जाए तो एक औसतन सरकारी कर्मचारी औसतन महीने का लगभग 50,000 तो कमाता होगा। लेकिन हमारे प्रदेश और देश में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो पूरे दिन जी तोड़ मेहनत करके शाम को 500 रुपए की दिहाड़ी इकट्ठी करता है। 60 साल की उम्र के बाद उस मजदूर का भी शरीर जवाब देता होगा, उस मिस्त्री का भी शरीर जवाब देता होगा, उस किसान का भी शरीर जवाब देता होगा, ढाबे पर खाना बनाने वाले का शरीर जवाब देता होगा, सिलाई करने वाले दर्जी की नज़रें कमज़ोर हो जाती होगी, टैक्सी पिकअप ट्रक चलाने वाले ड्राइवरों का शरीर भी जवाब देता होगा।
सरकार के पास उन लोगों की सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या योजना है? शायद नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश सरकार लगभग 75,000 करोड़ रुपए के कर्जे में है। ये बात खुद मुख्यमंत्री सुक्खू और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान कह चुके हैं। पुरानी पेंशन से हर साल करीब 800 से 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अभी तो महिलाओं को 1500 रुपए भी देने हैं और 300 यूनिट बिजली भी फ्री करनी है। तो ऐसे में जिस तबके की बात हम कर रहे हैं उस तबके की सामाजिक सुरक्षा काफी पीछे छूट जाती है। हम पिछली खबर में भी कह चुके हैं कि ये खबरें हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम एक उम्मीद के साथ देख रहे हैं नए मुख्यमंत्री की तरफ, जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस तो बहाल कर दी, पर अब समाज के उस तबके की ओर भी देखना होगा जो अपने सामर्थ्य के हिसाब से सरकार के टैक्स में बढ़ चढ़कर योगदान दे रहा है, लेकिन उसके पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, उसके पास सरकारी नौकरी नहीं है, उसके पास आय का कोई नियमित स्रोत भी नहीं है। उसको अपना शरीर तोड़कर मेहनत करनी पड़ती है 2 वक्त की रोटी के लिए। अब उस तबके की ओर भी आपको जरूर देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।